हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में देशांतर और समय में संबंध पर आधारित एक क्वेश्चन किया था, आज हम लोग फिर से देशांतर व समय में संबंध पर आधारित एक दूसरे प्रकार का प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले इसे अच्छे से समझने के लिए आप लोग वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर हम देशांतर और समय पे संबंध की बात करें तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतराल होता है, मतलब कि एक देशांतर बराबर 4 मिनट हम ये कह सकते हैं। अगर पृथ्वी एक देशांतर ये दूरी तय करती है तो उसको 4 मिनट लगता है। ये हमने कल इसके पिछले वाले क्लास में निकाल लिया था। अब मैं ये कहूँगा कि इस पर आधारित जो प्रश्न हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, कल इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या कहा था, क्या पढ़ा था वहाँ पे कि जो पूर्व की तरफ देशांतर होते हैं उसका समय उस देशांतर पर स्थित समय आगे चलता है, और जो पश्चिम की तरफ देशांतर होते हैं उनका समय अपने पूर्व वाले देशांतरों से पीछे रहता है, और यही संबंध से होता है। मतलब अगर 2 देशांतर का अंतर होगा तो 8 मिनट का अंतराल होगा आगे पीछे का। तो आइए अब ये प्रश्न देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं आपको इसको समझाता हूँ। कोई जहाज़ है वो स्थान ए से स्थान बी की तरफ उड़ता है, और स्थान ए का जो देशांतर है वो है 10 डिग्री ईस्ट, और स्थान बी का जो देशांतर है वो है 40 डिग्री ईस्ट। जहाज़ ए को बी तक जाने में 2 घंटे लगते हैं। जब जहाज़ बी पर पहुंच जाता है तो वहाँ पर 4 बज रहा होता है, यहाँ पर इस देशांतर पर 4 बज रहा होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ठीक है, देशांतर ए से कितने बजे, मतलब इस बिंदु ए से वह जहाज़ कितने बजे उड़ा था। आपके लिए प्रश्न यही है, और ये जो ग्रीन कलर की रेखा दिख रही है वो है विषुवत रेखा। तो ऐसे प्रश्न आते हैं स्टूडेंट, ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। आप अगर इस प्रश्न को स्वयं से सॉल्व करना चाहते हैं तो एक बार वीडियो को पॉज कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, और नहीं तो मैं बताने जा ही रहा हूँ। तो देखिए, जैसा कि हमें पता है कि इन 2 देशांतरों के बीच में कितने देशांतर का अंतर है। यहाँ पर लिखा हुआ 10 डिग्री ईस्ट, यहाँ पर लिखा हुआ 40 डिग्री ईस्ट, तो आएगा लगभग 30 डिग्री ईस्ट का अंतराल, या मैं कहूँगा 30 डिग्री का अंतर आएगा। 30 डिग्री देशांतर का अंतर आ गया, तो कितने मिनट का, कितने समय का अंतर आया, इसमें कितना समय होगा। मैं कहूँगा 30 गुणे 4 मिनट, यानी कि ये कितना हो जाएगा 120 मिनट। यानी कि 120 मिनट मतलब क्या होता है, 2 घंटे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के इस देशांतर के समय में और इस देशांतर के समय में 2 घंटे का अंतर होगा। और हम ये जानते हैं कि जो पूर्व की तरफ के देशांतर होते हैं उस पर स्थित समय आगे रहता है, और जो पश्चिम की तरफ के देशांतर होते हैं उनका समय पीछे रहता है। तो इससे यहाँ पे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि यहाँ का समय 2 घंटे आगे रहेगा, किससे, इससे, और यहाँ का समय 2 घंटे पीछे रहेगा, किससे, इस वाले से। अब आप स्वयं बताइए, जब जहाज़ यहाँ पहुँचा तो यहाँ कितना बज रहा था, 4। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब ये जहाज़ यहाँ पहुँचा है तब यहाँ कितना बज रहा था, यहाँ पहुँचने पर इस देशांतर में कितना बज रहेगा। तो 2 घंटा पहले, मतलब 2 घंटा पीछे रहेगा, तो 2 बजेगा, 2 बजेगा ना। ये 2 तब बज रहा है जब जहाज़ 2 घंटा दूरी तय कर लिया है। पूछा क्या है कि ए से कितने बजे उड़ा था, तो 2 घंटा दूरी तय करने के बाद 2 बज रहा है, तो कितने बजे उड़ा होगा, यानी दोपहर 12 बजे। इसका मतलब दोपहर 12 बजे वह जहाज़ उड़ा था, जहाज़ उड़ा था, जहाज़ ए से उड़ान भरी। तो ये आपका हो गया उत्तर। तो ऐसे प्रश्न आपको खासकर ये सिविल में पूछे जाते हैं। वनडे में इतना क्लिष्ट पूछना टफ है, लेकिन ये कि पूछा जा ही सकता है तो हमने ये पढ़ना जरूरी समझा। आइए एक और दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं इसी प्रकार। तो स्टूडेंट, ये आप लोग की स्क्रीन पे दूसरे टाइप का इसी पर आधारित एक प्रश्न है। आइए इसको समझते हैं। एक जहाज़ है वो स्थान ए से स्थान बी की तरफ उड़ता है। स्थान ए का देशांतर है 20 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी 20 डिग्री ईस्ट, और स्थान बी का देशांतर है 10 डिग्री वेस्ट।
देशांतर पूर्वी और पश्चिमी दोनों होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। 0 डिग्री के दाहिनी की तरफ जो देशांतर है वो पूर्वी हैं और बाएं की तरफ के पश्चिमी हैं। यहाँ से ये जहाज़ 10 बजे उड़ा है और यहाँ पहुँचा है 11 बजे। तो हमें ये बताना है कि यात्रा का समय कितना लगा, यात्रा में समय कितना लगा। देखिए यहाँ पे ये गलती मत कर दीजिएगा कि आपने कह दिया 10 यहाँ 11 यहाँ, तो सीधे आ गया 1 घंटा। आपको पहले ऑप्शन में यही करेगा वो कि ऑप्शन में पहला दिया होगा 1 घंटा, लेकिन आप गलत कर देंगे वहाँ पे, क्योंकि हर एक देशांतर का समय आपको पता है अलग अलग है ना। तो हम देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप स्वयं सॉल्व करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, उसके बाद सॉल्व करके देख लीजिएगा। फिर अभी मैं इसके आगे इसका उत्तर बता ही रहा हूँ, तो उत्तर देख लीजिएगा अपना। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि पहले हम क्या करते हैं ऐसे प्रश्न में, दोनों स्थानों के देशांतर में अंतर निकालते हैं। यहाँ वाला देशांतर ईस्ट में है और यहाँ वाला देशांतर वेस्ट में है, तो इसका मतलब इसके बीच में कहीं 0 डिग्री भी पड़ेगा, इसके बीच में कहीं 0 डिग्री भी पड़ेगा, क्योंकि उसी देशांतर के पूर्व में क्या होगा, पूर्वी देशांतर, और पश्चिम में क्या होगा, पश्चिमी देशांतर। तो यहाँ कहीं बीच में होगा। तो मैं कहूँ इनके बीच का अंतर, तो 20 इधर हो गया और 10 इधर हो गया, टोटल कितना अंतर आ गया, तो टोटल अंतर आ जाएगा 30 डिग्री देशांतर का। तो मैं कहूँगा कुल देशांतरीय अंतराल कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, ये अब आपको पता है कि 30 डिग्री देशांतर में कितना मिनट का अंतर आता है, तो मिनट कितना आएगा, ये 30 × 4 यानी 120 मिनट आएगा ये। और 120 मिनट मतलब कितना घंटा हो जाएगा, 2 घंटा। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि यहाँ के देशांतर पे जो समय होगा इस वाले देशांतर से 2 घंटा आगे रहेगा, क्योंकि ये पूर्व की तरफ है। या यूँ उल्टा कह लीजिए कि इस वाले देशांतर का समय 2 घंटा पीछे रहेगा इस देशांतर से। ठीक है, तो अब देखिए सुबह 10 बजे उड़ा, सुबह 10 बजे उड़ा ना, तो यहाँ कितना बज रहा होगा जब उड़ा, तो 10 बजे उड़ा तो यहाँ बज रहा होगा 8, यानी कि यहाँ कितना बजा होगा, तब यहाँ कितना बजा, यहाँ 8 बज रहा होगा, बजा था। ठीक, और पहुँचा यहाँ कितने बजे, 11 बजे। जब यहाँ से उड़ा तो 10 बज रहा था, और चूंकि यहाँ वाले का समय 2 घंटा पहले है, मतलब पीछे है, तो यहाँ कितना बज रहा था उड़ने पर, तो उड़ने पर यहाँ बज रहा था 8, और पहुँचने पर कितना बजा, तो मैं कहूँगा उड़ने पर 8 बज रहा था। ठीक है, 8 बज रहा था हो गया, और पहुंचने पर कितना बज रहा था, पहुंचने पर 11 बज रहा था। तो अब आप स्वयं बताइए, अगर उड़ने पर 8 बज रहा था और पहुंचने पर 11 बज रहा था, तो यात्रा का समय कितना आ गया, 3 घंटा। तो इस तरीके से हम यात्रा का समय निकाल लिए। तो आप 1 घंटा अगर मार देंगे तो गलत हो जाएगा प्रश्न। तो आप स्वयं समझ गए होंगे कि इस प्रश्न को ऐसे सॉल्व नहीं किया जा सकता है, बिना कॉन्सेप्ट के ऐसे प्रश्नों का जवाब देना मुश्किल है। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग समय कटिबंध और मानक देशांतर। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमारा जो अगला टॉपिक है वो है समय कटिबंध व मानक देशांतर। जब हम समय कटिबंध की बात करेंगे तो थोड़ा सा दिमाग में लगाइए कि आपने इसके पहले तापीय कटिबंध पढ़ा था, और जब वहाँ पे हमने तापीय कटिबंध यानी थर्मल जोन या जोन करके पढ़ाया था, तो वहाँ हमने आपको बताया था कि किन्हीं भी 2 अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं कटिबंध। यहाँ पर समय की बात कर रहा है, समय कटिबंध। तो यहाँ पर बस इतना फ़र्क आप जानिएगा कि मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि ये 2 देशांतर हैं, मैंने लिख दिया इसको देशांतर A और देशांतर B। तो किन्हीं भी 2 देशांतरों के बीच का जो पूरा क्षेत्र है ये, अगर मैं कहूँ इनमें मैं कोई 2 बिंदु लेता हूँ, सपोज दैट यहाँ पे मैंने ले लिया L और यहाँ पर मैंने ले लिया M, यहाँ पर मैंने ले लिया L, यहाँ पे मैंने ले लिया M। ठीक है, आप जानते हो कि M वाले देशांतर पर स्थित जो समय है वो देशांतर L पर स्थित समय से आगे होगा। अभी जस्ट मैंने आगे आपको इस पर न्यूमेरिकल भी कराया है, तो इसका आगे होगा। यहाँ पर अगर मैं एक देशांतर और ले लेता हूँ N, तो इस N वाले का क्या होगा, L से आगे होगा लेकिन M से
पीछे होगा। तो अलग अलग देशांतरों का आपको पता है समय जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे ऐसा ना करूं, मैं इस देशांतर पर भी एक समय ले रहा हूं, जो वही समय मैं इस देशांतर पर भी ले रहा हूं, वही समय मैं इस देशांतर पर भी ले रहा हूं। यद्यपि अलग अलग देशांतरों पर स्थित समय अलग अलग होता है, ये आप जानते हो, लेकिन मैं कर क्या रहा हूं, किन्हीं भी दो देशांतरों के बीच में जो सारे बिंदु हैं उन पर जो मैं समय ले रहा हूं वो किसी एक ही देशांतर का समय है। मतलब इस पे जो मैं समय ले रहा हूं वो इसका कोई जरूरी नहीं कि इसका समय हो, वो किसी एक देशांतर का समय है। वो उसी को हम यहाँ पे भी प्रयोग कर रहे हैं, उसी का हम यहाँ भी प्रयोग कर रहे हैं, उसी के समय का हम यहाँ भी प्रयोग कर रहे हैं, उसी के ही समय का हम यहाँ भी प्रयोग कर रहे हैं। तो जब पूरे किन्हीं दो देशांतरों के बीच का जो क्षेत्र है उनके सभी बिंदुओं पर अगर किसी एक ही देशांतर पर स्थित समय को लिया जाता है तो हम उस पूरे जगह को, उस पूरे एरिया को बोलेंगे समय कटिबंध। क्या बोलेंगे? समय कटिबंध। इसका मतलब यह हुआ कि इसके इन दोनों देशांतरों के बीच में प्रत्येक बिंदु पर जो समय लिया जा रहा है वो किसी एक ही देशांतर का समय है, ठीक है। अब आप स्वयं बताइए कि अगर इन दोनों देशांतरों के बीच प्रत्येक बिंदुओं पर किसी एक ही देशांतर का समय लिया जा रहा है तो वो देशांतर जो होगा, जिस देशांतर के समय को इस सब जगह प्रयोग लाया जा रहा है, वो कहाँ होना चाहिए? आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बीचों बीच होना चाहिए ताकि ज़्यादा डिफरेंस इसके इस साइड के देशांतर या इस साइड के स्थान में या इस साइड के स्थान में ना पड़े, है ना। तो ये लगभग इसके बीच बीच होगा। मान लेते हैं कि वो देशांतर जो है वो यहाँ से गुजरता है, लगभग इसके बीच बीच से। इसी पर स्थित समय को हम इस पूरे इन दोनों देशांतरों के बीच के प्रत्येक बिंदु पर ले रहे हैं। जैसे L पर भी हम इस देशांतर के जो समय है उसी का प्रयोग इस पे कर रहे हैं, जबकि होगा क्या एक्चुअल में, इसका समय इस वाले से आगे होगा। हम M पर भी इसी देशांतर के समय का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में होगा क्या, इसका समय इस वाले से पीछे होगा। लेकिन हम इन दो देशांतरों पर ऐसा कर रहे हैं तो ये पूरा हो जाएगा एरिया। ये जो मैं बना रहा हूँ, ये देख रहे हैं, ये वाला, ये क्या कहलाएगा? ये पूरा एरिया कहलाएगा समय कटिबंध। क्या कहलाएगा? समय कटिबंध। और जिस देशांतर का समय हमने लिया है, ये वाले का लिया है ना, इसी वाले का तो लिया है, ये कहलाएगा मानक देशांतर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टाइम जोन। समय कटिबंध को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम जोन। मैं कहूँगा क्या बोलते हैं? टाइम जोन। और मानक देशांतर को बोलते हैं स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूडनल लाइन बोलते हैं, या स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो ये हो गया समय कटिबंध व मानक देशांतर में हम लोगों ने जो थोड़ा सा संबंध देखा। अब एक बात और कहूँगा, भारत की जो मानक देशांतर रेखा है, तो आइए देखते हैं भारत के संदर्भ में। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक देश में एक ही समय कटिबंध हो, लेकिन अगर हम अपने भारत के बारे में बात करें तो हमारे भारत में एक ही समय कटिबंध है। अगर एक ही समय कटिबंध है तो एक ही मानक देशांतर रेखा होगी। तो आइए देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में जो भारत की मानक देशांतर रेखा है वो कैसे होकर जाती है। तो स्टूडेंट, अगर मैं भारत के संदर्भ में कहूँ तो भारत का जो मानक देशांतर रेखा है वो एक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में एक ही समय कटिबंध है। समय कटिबंध तो आप लोगों ने देख ही लिया क्या होता है। तो जो भारत की मानक देशांतर रेखा है वो आप खुद सोचिए कि समय कटिबंध के बीचों बीच से होकर जाती होगी, क्योंकि भारत में एक ही समय कटिबंध है। तो भारत जो उसका सबसे पूर्वी देशांतर है भारत का, वो है 97 डिग्री 25 मिनट, यानी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का सबसे पूर्वी देशांतर माना जाएगा। मतलब इसके इधर भारत का क्षेत्र नहीं पड़ता। और मैं कहूँ भारत का सबसे पश्चिम की तरफ जो भारत का स्थल है वो किस देशांतर पर है, वो है 68 डिग्री, मतलब 68 डिग्री और 7 मिनट। तो भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है यहाँ पर है, और जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वो इस देशांतर पर है। इन दोनों देशांतरों के बीच में भारत का जो कुछ भी स्थान आता है भारत में, सब जगहों पर आपको पता है एक ही समय प्रयोग में लाया जाता है। ये सारे जगहों पर एक ही समय प्रयोग में लाया जाता है। अब जो समय प्रयोग में लाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं
तो इन सभी जो जगहों पर हम समय का प्रयोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी देशांतर पर तो स्थित होगा ना। तो किसी एक देशांतर पर स्थित वह समय है जो सभी जगहों पर लिया जा रहा है। तो आप बताइए उस देशांतर को कहाँ कहाँ होना चाहिए? लगभग इसके बीचों बीच होना चाहिए, ताकि इधर वाले स्थानों के जो समय हैं और इधर वाले स्थानों के समय ज़्यादा डिफरेंस ना हो। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा? प्रैक्टिकली ये होगा कि इधर का देशांतर का समय, इधर के बिंदुओं का समय उनके देशांतर से अगर हम रिलेट करें तो इधर की बिंदुओं का समय यहाँ के बिंदुओं के समय से पीछे रहेगा। लेकिन चूंकि हम समय कटिबंध की बात कर रहे हैं तो समय कटिबंध में प्रत्येक बिंदु पर एक ही समय प्रयोग में लाया जाता है, एक ही देशांतर के समय को हम प्रयोग में लाते हैं। तो जो देशांतर वो भारत के बीचों बीच से लगभग गुजरेगी, मान लेते हैं वो ये देशांतर है और ये लगभग बीचों बीच गुजरती है। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, इसको सीधा कर लेते हैं। तो इसके बीचों बीच होगा वो देशांतर। आप सोचिए 68 और 97 के बीचों बीच, आपको पता है लगभग सभी जो देशांतर खींचे गए हैं ग्लोब पर वो 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे गए हैं। लेकिन जब हम चाहें तो एक देशांतर को और भी उसको सब डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 1 डिग्री देशांतर की बात करें तो 97 और 68 के बीच में लगभग कितने देशांतर आएंगे? लगभग 29, है ना। इसका मतलब कि यहाँ से लगभग 14 के बाद मिडिल आएगा और इसके इधर 14 लगभग मिडिल देशांतर आएगा। तो अगर हम 68 से 14 जोड़ें तो लगभग 82 हो जाएगा ना, है ना। तो थोड़ा ये ज़्यादा भी है, तो मैं कहूँगा लगभग 82.5 पर या 82 डिग्री 30 मिनट पर जो देशांतर है वो इसका मिडिल पार्ट होगा। और इसी देशांतर को बोला जाता है 82 डिग्री 30 मिनट या 82.5 डिग्री लिखा रहता है, दोनों का एक ही मतलब है। तो इस देशांतर को बोला जाता है भारत की मानक देशांतर रेखा। भारत की मानक देशांतर रेखा। क्यों उसको मानक देशांतर रेखा बोला गया? क्योंकि इसी देशांतर पर जो समय हो रहा है वह पूरे भारत में प्रयोग में लाया जा रहा है, या यूँ कहूँ इन दोनों देशांतरों के बीच सभी बिंदुओं पर प्रयोग में लाया जा रहा है। क्योंकि इन दोनों देशांतरों के बीच सभी बिंदुओं पर एक ही समय प्रयोग में लाया जा रहा है, इसलिए इनके बीच को हम जो एरिया उसको बोलेंगे समय कटिबंध। और इस समय कटिबंध में इसके प्रत्येक जगहों पर जिस देशांतर के समय को हम प्रयोग में ला रहे हैं वह देशांतर हो जाएगा मानक देशांतर रेखा। तो भारत में एक ही समय कटिबंध है और इसलिए भारत में एक ही मानक देशांतर रेखा है। अब अगर हम भारत की मानक देशांतर रेखा की बात करें तो ये भी आप याद रखिएगा कि यह कितने राज्यों से गुजरती है। तो यह कितने राज्यों से गुजरती है? तो इसका जवाब है स्टूडेंट 5। अब वो 5 कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश। अब अगर मैंने उत्तर प्रदेश कहा तो बहुत ही ज़्यादा उत्तर प्रदेश की जगह को लिया जाता है। इलाहाबाद में, या अब तो प्रयागराज हो गया, प्रयागराज में नैनी जगह है, नैनी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नैनी एक जगह है, वहाँ से होकर की जाती है। या मैं कहूँगा कभी कभी मिर्ज़ापुर के निकट भी कहा जाता है। तो एक ही बात है, चाहे उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के निकट की बात कहें या फिर इलाहाबाद के नैनी, प्रयागराज के नैनी की बात करें। तो अब ये केवल यूपी से ही नहीं जाती, और भी राज्यों से होकर जाती है। तो यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया यानी एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक, छत्तीसगढ़ हो गया, और उड़ीसा हो गया, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से गुजरती है भारत की मानक देशांतर रेखा। ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक। अब विवाद का विषय ये बना हुआ है कि क्यों किन्हीं 2 देशों में। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न ये आ रहा होगा कि क्यों कुछ देशों में एक से अधिक समय कटिबंध है जबकि भारत में एक ही समय कटिबंध है, ऐसा क्यों है? मैंने आपसे ये कहा ना कि कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक देश में एक ही समय कटिबंध हो। बहुत से ऐसे देश हैं, अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपके यूएसए में, मतलब आपके यूएसए नहीं कहूँगा, हमारा जो मित्र देश है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पर 6 समय कटिबंध हैं। या फिर मैं कहूँ रूस की तो वहाँ पे 11 हैं। और अगर मैं कहूँ किस देश में सबसे ज़्यादा समय कटिबंध है तो मैं कहूँगा फ्रांस में है, फ्रांस में 12 हैं। तो जब हम समय कटिबंध की बात कहेंगे तो फ्रांस में
12 समय कटिबंध सबसे ज़्यादा हैं। तत्पश्चात अगर देश की बात करूँ तो रूस में 11 हैं, यूएसए में 6 हैं, परंतु हमारे इंडिया में एक ही है। अगर मैं कहूँ पूरे विश्व में कितने हैं, तो पूरे विश्व को 24 समय कटिबंधों में बांटा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंडिया में एक ही क्यों है, या यूँ कहिए क्या इंडिया में एक से अधिक समय कटिबंध होना चाहिए, या आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अधिक समय कटिबंध होने के फ़ायदे क्या हैं। तो आइए देख लेते हैं उसको भी। देखिए स्टूडेंट, मैं ये कह रहा हूँ कि जब एक से अधिक समय कटिबंध होते हैं तो पहले मैं सीधे बता रहा हूँ, जो ऊर्जा है, ऊर्जा का हम लोग बेहतर उपयोग कर लेते हैं। अगर एक से अधिक समय कटिबंध है, ऊर्जा का अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं। मतलब ऊर्जा का जो एक दुरुपयोग है, या मैं कहूँगा जो ऊर्जा के संसाधनों की खपत है, वो गलत जगह से कम हो जाती है। हम उसको बेहतर तरीके से यूज करते हैं। आइए देखिए कैसे, आइए एग्जाम्पल देता हूँ। तो एक प्रश्न आजकल विवादों में ये भी रहता है कि क्या भारत में 2 समय कटिबंध होना चाहिए, उसे भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट, आपको पता है कि भारत का जो सबसे पश्चिमी स्थान होगा, मान लीजिए ये है गुजरात का स्थान, और भारत का जो सबसे पूर्वी स्थान होगा, मान लीजिए ये है अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वतम बिंदु। इस देशांतर और इस देशांतर पर जो समय होगा, आपको पता है दोनों के बीच में डिफरेंस होगा। और मैं ये बता देता हूँ, लगभग 2 घंटे का अंतर होता है यहाँ के देशांतर और यहाँ के देशांतर में। लगभग, ये प्रश्न आया हुआ है, तो कितने का अंतर होता है? लगभग 2 घंटे का होता है, अगर मैं इनके देशांतरीय समयों में अंतर की बात करूं। लेकिन हम लोग सभी जगह एक ही समय प्रयोग में ला रहे हैं। हम लोग यहाँ पर भी वही समय प्रयोग में ला रहे हैं जो यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर समय और यहाँ पर समय, ऐसा नहीं कि इनके देशांतरी समय का प्रयोग कर रहे हैं। इस समय हमारे इंडिया में अगर अरुणाचल प्रदेश में अगर 11 बज रहा है तो गुजरात में भी 11 बज रहा है, लेकिन दोनों का देशांतरी जो समय है वो अलग अलग है। आपको पता है कि इसका आगे होगा क्योंकि पूरब की तरफ है, और इसका पीछे होगा क्योंकि पश्चिम की तरफ है। तो प्रॉब्लम क्या होती है? इससे प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पहले सुबह हो जाएगी, 2 घंटे पहले लोग उठेंगे, तो लोग 2 घंटे पहले उठेंगे। हर एक कार्य यहाँ पे 2 घंटे पहले होगा, यहाँ पर हर एक कार्य 2 घंटे बाद होगा। तो यहाँ के लोगों की जो मैं कहूँगा जैविक घड़ी है, जैविक घड़ी जानते हैं? जैविक घड़ी मतलब होता है कि जब हमारा बॉडी खुद कहता है कि अब आप सो जाओ, अब उठने का आपका मन करता है, अब सोने का मन करता है, तो ये हमारे अंदर एक बॉडी क्लॉक होती है। तो उसी हम बोल रहे हैं कि बॉडी क्लॉक तो दोनों लोगों के अलग अलग है ना, लेकिन काम दोनों लोगों को एक ही दिया जा रहा है। यहाँ पे रहने वाले के लिए भी कहा जाएगा कि भैया आप जो है 9 बजे ऑफिस आ जाइएगा। इन्हें भी बोला गया है कि 9 बजे ऑफिस आइएगा। लेकिन अब बड़ा अंतर आएगा स्टूडेंट। देखिए 9 बजे का मतलब, यहाँ का 9 बजे का मतलब क्या हो गया? यहाँ का 7 बजे, समझ रहे हैं? यहाँ वालों के लिए जो 7 बजेगा वो यहाँ वालों के लिए 9 जैसा रहेगा। तो ये लोग 9 बजे तो आराम से जा सकते हैं, लेकिन इनके लिए जाना थोड़ा 7 बजे मुश्किल हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, है ना। या मैं एक बात और कहूँ, जैसे मान लीजिए सरकार ने कोई एक कॉमन सा रूल बनाया। सरकार ने मान लीजिए ये रूल बना दिया कि सभी जगह पर जो हमारे देश के स्ट्रीट लाइट हैं, मैं मानने की बात कह रहा हूँ, जो स्ट्रीट लाइट हैं वो मान लीजिए मैंने कह दिया कि सरकार ने कह दिया मान लीजिए कि सभी स्ट्रीट लाइट को 7 बजे जल जाना है, या मैं कहता हूँ 6 बजे जल जाना है, मतलब लाइट ऑन हो जानी है स्ट्रीट लाइट की। अब आप बताइए 6 बजे तो यहाँ दिन डूबेगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये पश्चिमी ओर है, तो यहाँ दिन बहुत बाद में डूबेगा। अगर दिन यहाँ 6 बजे डूब रहा है तो यहाँ कितने बजे डूबेगा? 8 बजे, है ना। तो यहाँ पर तो आवश्यकता है कि 6 बजे स्ट्रीट लाइट जल जाए, लेकिन यहाँ पर तो 2 घंटा फालतू में स्ट्रीट लाइट जल रहा है। यहाँ पर 2 घंटा स्ट्रीट लाइट फालतू में जला ना, तो मतलब ऊर्जा का दोहन हुआ, सदुपयोग कम हुआ। सही तरीके से ऊर्जा का हम लोग उपयोग तभी कर सकते हैं जब हम उस स्थान के समय को उसके देशांतर के निकटतम समय को माने। तो इससे क्या होगा, अगर भारत में 2 समय कटिबंध होंगे, भारत में 2 समय कटिबंध की बात की जा रही है, तो इससे यही होगा कि ऊर्जा की जो बर्बादी है
ऊर्जा की बर्बादी को रोका जा सकेगा। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, ठीक है। और थोड़ा सा जो मैं कहूँगा जो प्रशासनिक समस्याएं आती हैं वो भी बचेंगी, प्रशासनिक समस्याओं से भी निजात मिलेगी और ऊर्जा की बर्बादी से भी छुटकारा मिलेगा। तो बात यह है कि दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि हमारे यहाँ के जो लोगों का माइंड सेट है अभी उस तरीके का नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है स्टूडेंट, कुछ ही समय बाद आगे आने वाले समय में भारत में 2 समय कटिबंध हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि भारत में 2 समय कटिबंध, और या समय कटिबंध किसी देश में कितने होते हैं और समय कटिबंध क्या होता है और मानक देशांतर रेखा क्या होती है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, अगला हमारा टॉपिक है डे लाइट सेविंग टाइम का। डे लाइट सेविंग टाइम की हम बात करें तो जैसे कि इसके नाम से आप देखिएगा लिखा हुआ है डे लाइट, उसके बाद लिखा हुआ है सेविंग टाइम। मतलब ये हो गया कि आप कुछ ऐसा काम करेंगे कि आप डे के लाइट का इस्तेमाल करके समय की भी बचत कर लेंगे। एक ऐसी तकनीक करेंगे कुछ कि उसमें हम डे लाइट का इस्तेमाल करेंगे और उससे हम क्या करेंगे, समय की बचत कर लेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है ये जो तकनीक है ये ज़्यादातर यूरोपीय देशों और अमेरिका यानी यूएसए वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। होता क्या है, मार्च के महीने में यानी बसंत के महीने में, मतलब जब गर्मी की शुरुआत हो रही है तब की बात हो रही है। मार्च के महीना मतलब क्या होता है, बसंत का महीना, यानी कि जब गर्मी की शुरुआत हो रही है। उस समय इन देशों की घड़ियों को 1 घंटा तेज कर दिया जाता है, 1 घंटा तेज कर दिया जाता है। और जब नवंबर का महीना आता है, यानी कि पतझड़ का जब महीना आता है, नवंबर का महीना मतलब पतझड़, यानी कि जब ठंडी की शुरुआत होनी होती है, तो इन देशों के घड़ी में क्या करते हैं, 1 घंटा पीछे कर देते हैं, 1 घंटा स्लो कर देते हैं, धीमा कर देते हैं। इसी को बोलते हैं डे लाइट सेविंग टाइम। हालांकि अब इसको हम समझते हैं कि इससे डे लाइट का सेविंग कैसे हुआ, कैसे हम लोगों ने डे लाइट को इस्तेमाल किया, इसके द्वारा मात्र कैसे कर लेते हैं वो लोग, डे लाइट को कैसे सेव करते हैं, कैसे टाइम को सेव करते हैं डे लाइट का इस्तेमाल करके। तो आइए देखते हैं। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए, अब यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने आप को कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा। तो इसको समझते हैं स्टूडेंट एक उदाहरण से। मान लीजिए कि अगर इंसान साधारण समय पर, मतलब कि मार्च के महीने के पहले की बात मैं कर रहा हूँ, जब घड़ी को तेज नहीं किया गया है, तो मान लीजिए यूएसए का कोई व्यक्ति है, वो पहले उठता था सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे उठता था, ठीक। लेकिन सुबह 6 बजे अगर वो गर्मी के महीने में उठेगा तो आपको पता है कि सूर्योदय तो 5 ही बजे हो जाता है ना। तो वो 1 घंटे का जो लाइट है उसको खो देगा। लेकिन अगर वो 6 बजे ना उठ करके 5 बजे उठ जाए तो ये जो 1 घंटे का लाइट है इसका इस्तेमाल कर लेगा वो। तो उठता कितने बजे था वो, 6 बजे, लेकिन उसे उठना कितना बजे चाहिए, 5 बजे। तो इसके लिए वो क्या कर दिया, उसने अपने घड़ी को 1 घंटा तेज कर दिया, 1 घंटा तेज कर दिया। यानी कि उसके घड़ी में अब जो 5 बज रहा है वो एक्चुअल में होना चाहिए 6 बजे वाला टाइम, सॉरी, उसके घड़ी में जो अब 6 बज रहा है वो होना चाहिए एक्चुअल में 5 बजे का टाइम, लेकिन उसने बढ़ा दिया तो दिखाएगा तो 6 बजे कि 6 बज रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितने बजे उठ रहा है, 5 बजे, जब ज़्यादा उजाला नहीं हुआ है। और 5 बजे उठ करके वो उजाले का इस्तेमाल कर लिया। अब एक बात और ध्यान से सुनिए, अगर वो शाम को ज़्यादा देर तक अगर वो काम करता था, मान लो शाम को रात तक काम करता था, 1 आध घंटा रात तक भी काम चलता था उसका, रात में काम चलता था, 1 घंटा या 2 घंटा मान लो रात तक उसका काम होता था, तो अब काम की शुरुआत वो पहले से अगर कर दिया स्टूडेंट, तो ये रात में और कम काम करेगा, उतने घंटा, जितना घंटा यहाँ पहले उठा है वहाँ उतने घंटे और पहले आ जाएगा। अगर उतना घंटे और पहले आ जाएगा तो वो और पहले घर आ जाएगा, और इस रात में जो काम हो रहा था उसमें जो ऊर्जा लग रही थी, क्योंकि अगर रात में काम होगा तो ऊर्जा की आवश्यकता लगेगी लाइटिंग वगैरह में, तो लाइट में जो ऊर्जा लग रही थी
प्रकाश करने के लिए उसकी बचत हो जाएगी। तो इस तरीके से उसने डे लाइट का इस्तेमाल किया और टाइम को भी बचा लिया। और पहले लौट आया घर से। पहले जाएगा तो पहले आएगा ना, नहीं तो रात तक करता था और थोड़ा बाद में जाता था। तो टाइम को बचाया और अंततोगत्वा उसने किसको बचा लिया? ऊर्जा को भी बचा लिया। इसका जो मेन पर्पस है, मैं कहूँ मेन उद्देश्य है, वो है दरअसल ऊर्जा को बचाना। ऊर्जा को बचाना। मैं ये कहूँगा कि प्रथम विश्व युद्ध के समय जब संसाधनों की खपत बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हो रही थी और कोयले वगैरह की बहुत ही ज़्यादा खपत हो रही थी, तब ऊर्जा का एकमात्र स्रोत वही पारंपरिक होते थे, पारंपरिक स्रोत यानी कोयला वगैरह। तो उनका खपत ना होने पाए, इसलिए इन यूरोपीय देशों ने ये तकनीकी इस्तेमाल की कि डे लाइट को ही इस्तेमाल कर लेंगे, हमारा टाइम भी बचेगा और हमको लाइटिंग करने के लिए, मतलब प्रकाश जलाने के लिए कोयला वगैरह जलाने की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो डे लाइट सेविंग टाइम यही है कि इन देशों में क्या किया जाता है कि जो मार्च का महीना होता है उस समय 1 घंटा घड़ी को तेज़ कर देते हैं, ठीक है, यानी गर्मी आने से पहले, ताकि उजाले का प्रयोग कर लें और जल्दी घर आ जाएंगे। और फिर नवंबर में आने पर पुनः उस घड़ी को 1 घंटा पीछे कर देते हैं, यानी स्लो कर देते हैं। तो ये था पूरा टॉपिक स्टूडेंट डे लाइट सेविंग टाइम का। तो आपने ये समझा अगर, तो अभी इसके पहले वाले जो टॉपिक आपने पढ़ा था कि एक समय कटिबंध होना चाहिए किसी देश में या 2, या हमारे इंडिया में एक समय कटिबंध होना चाहिए या 2, तो ये उसको भी आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो दोनों टॉपिक हैं ये करंट मुद्दे हैं और ये हमारे इसी चैप्टर से लगते हैं। तो एक प्रकार से मैंने करंट को लगा करके आपके टॉपिक को समझाया है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और तथा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही है स्टूडेंट्स। जय हिंद।